हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नेक्स्ट यूनिट और या फिर बोल सकते हैं लास्ट यूनिट है जो यूनिट नंबर 10 उसको शुरू करने जा रहे हैं। और ये है आपकी यूनिट, हम बोले तो यूनिट नंबर 10 है। और इसके अंदर नए सिलेबस के बेस पे देखें तो केवल 3 ही चैप्टर हैं। ओल्ड सिलेबस के बेस पे देखें तो 4 चैप्टर हैं। हम ओल्ड सिलेबस के बेस पे एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं ना, उसी के हिसाब से देखें तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर है वो रहेगा आपका 13। लेकिन न्यू सिलेबस के बेस पे देखें तो ये आपका चैप्टर नंबर आप 11 भी इसको मान सकते हो। तो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक ओवरव्यू कि इस चैप्टर में से कहाँ कहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू कहाँ से आएंगे या फिर नीट में सबसे ज़्यादा एमसीक्यू कहाँ से मिल सकते हैं। इसके अलावा ये चैप्टर आपका न्यू सिलेबस के बेस पे देखा जाए ना, काफ़ी कुछ पोर्शन इसमें से डिलीटेड है, लेकिन आपको कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो ओवरऑल सिलेबस से बता दिए जाएंगे। तो सिंपली हम समझ लेते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले एक ओवरव्यू टाइप में समझ लेते हैं कि क्या क्या जो टॉपिक हैं इसके इम्पोर्टेंट है। इसमें शुरुआत में तो यदि हम ओल्ड सिलेबस की बात करें तो जैसे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं। ऑर्गेनिजम्स की मतलब एक प्रकार से एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स वो किस टाइप से ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन है। जैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वाटर लाइट किस तरीके से इफेक्ट करता है, किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे अलग अलग सैलिनिटी में रहने वाले, साल्ट कंडीशन में रहने वाले, या फिर वाटर में जो कंडीशन में रहते हैं ना, उसमें भी काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बनती हैं। तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एबायोटिक फैक्टर्स का। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से तरीकों से अडप्टेशन है वो शो करते हैं। और ज़्यादा जो डिटेल है इस चैप्टर में जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो रहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन से। क्योंकि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में काफ़ी सारे जैसे कंपटीशन, प्रीडिएशन, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म, कोमेंसलिज्म, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। और हर एक के जो भी एग्जाम्पल है उनकी एक्सप्लेनेशन भी एनसीईआरटी में अच्छे से की हुई है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट है। तो वो आपको याद रखनी है। पॉजिटिव टाइप की इंटरेक्शन होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव जीरो टाइप की कौन सी हैं, या फिर जीरो नेगेटिव टाइप की। काफ़ी सारी इंटरेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। इसके अलावा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मीन्स क्या क्या पॉपुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे है, सेक्स रेशियो क्या होता है, मोर्टिलिटी, नेटिलिटी, ये एक पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करती हैं। तो कुछ डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल भी आपको यहाँ पे ध्यान रहने चाहिए। ग्रोथ मॉडल में कौन कौन से हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल, उनकी कुछ इक्वेशन है। इक्वेशन से हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा जो इक्वेशन है वो लॉगिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, या फिर कौन सी एक्सपोनेंशियल, या फिर जे से ग्रोथ, एक सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ज़्यादातर ये बेसिक सा चैप्टर रहता है, हम अपने हिसाब से भी, हालांकि लेंथी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन है ना जो ज़्यादातर नीट में देखने को मिलते हैं, इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स आते हैं ज़्यादातर। और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं या फिर कुछ जैसे इक्वेशंस वगैरह आ जाती हैं ना, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए हम सबसे पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड पूछा हुआ है। हालांकि 10th में हम पढ़ते थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एक प्रकार का हम बोलते थे इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रिएक्शन में बन जाता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बात आई है ना, प्रेसिपिटेशन मतलब जैसे क्लाउड्स के अंदर जब भी एक प्रकार से प्रेसिपिटेशन होती है तो वो ज़मीन पे गिरती है। क्लाउड में से जैसे बारिश गिर जाती है, इसके अलावा स्नो भी गिर जाती है। हेल्स मतलब क्या है, बर्फ़ के टुकड़े वगैरह है, ओले जिसको बोलते हैं। तो जब क्लाउड्स के अंदर प्रेसिपिटेशन मतलब कोई सब्सटेंस है, पहले तो क्लाउड्स क्या है, एक प्रकार का मिक्सर है हवा का, वो कंडेंस फॉर्म है वेपर्स की, वो ऐसे ही घूमता रहता है, लेकिन उसमें जैसे कुछ पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट्स वो इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या है वहाँ से गिरना शुरू हो जाती हैं। तो रेन भी प्रेसिपिटेशन में आ जाता है, स्नो भी आ जाता है और हेल्स भी आ जाता है। ये तीनों ही क्या है, ऑल फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल टू द ग्राउंड।
ग्राउंड पे जो गिरती है ना एक प्रकार का, वहाँ पे तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस के लिए हम वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जो बाकी कंपोजिशन से अलग हो जाए। जैसे क्लाउड में वैसे तो गैसियस फॉर्म है, वेपर्स है वाटर के, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, यही बोल सकते हैं ना, जो अदर कंपोजिशन से अलग हो। अदर कंपोजिशन क्या है, क्लाउड की वेपर्स फॉर्म है, लेकिन जो हमारा स्नो है, इसके अलावा हेल है, या फिर जो वाटर है या लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं, वो क्या है, सारी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टर्मिनोलॉजी, बायोलॉजी में मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनते हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू so much variation in the physical and chemical conditions of different habitats? तो habitats से related question है कि aquatic habitat, terrestrial habitats, different type के biomes हैं, और biome से related book में हमारे इस चैप्टर के दूसरे पेज पे ही एक जो ग्राफिकल चार्ट सा दिया हुआ है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन हम देखेंगे भी, उस चार्ट को भी आज के सेशन में ही समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट, इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं जो डिफरेंट हैबिटेट की कंपोजिशन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो वाटर या टेम्परेचर उस जगह का कैसा है, उससे भी जो कंडीशन है वो बड़ा मैटर करती हैं। इसके अलावा लाइट एंड सोइल जो है वो किस तरीके की है उस जगह पे, उससे भी वहाँ का वेजिटेशन है या फिर प्लांट्स है या ट्री है, हर्ब्स हैं, वो बड़ा इफेक्टेड होती हैं। इसके अलावा ओनली टेम्परेचर तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे इसमें लॉजिकल आंसर क्या है, सभी लाइट है, सोइल है, वाटर, टेम्परेचर, ये चीज़ें सारी की सारी इफेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट रहेगा। तो डिफरेंट टाइप के जो बायोम्स बने हुए हैं ना, उसमें यही कंडीशन अलग अलग हैं। बायोम्स मीन्स एक पार्टिकुलर टाइप की जो कंडीशन है, एबायोटिक कंडीशन हम बोल सकते हैं, या फिजिकल या केमिकल कंपोजिशन है ना, डिफरेंट जब पाई जाती है। जैसे डेजर्ट में अलग टाइप की कंडीशन है, माउंटेन्स पे जाएंगे वहाँ पे अलग कंडीशन है, इसके अलावा समुद्रों में जाएंगे वहाँ कंडीशन प्लेन्स पे अलग है। तो ये सारे बायोम्स किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये हमारे अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब नैरो एंड वाइडर रेंज से रिलेटेड पहले के सिलेबस में काफ़ी क्वेश्चन बनते थे। जैसे दो टर्म आती थी, एक तो आती थी हमारी यूरी वर्ड, यूरी EURY, एक आता है स्टीनो वर्ड, स्टीनो। तो स्टीनो से रिलेटेड जैसे इसमें टेम्परेचर से आया है तो थर्मल वर्ड यूज कर लेते हैं। इसके अलावा हेलाइन वर्ड भी यूज होता है साल्ट कंडीशन से रिलेटेड। तो ये वर्ड आपको याद रखने किसके लिए आते हैं, थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड है, हेलाइन साल्ट से रिलेटेड होता है, बल्कि सैलाइन वर्ड होता है, सैलाइन। ठीक है, इस तरीके से जो कुछ वर्ड हैं वो आपको याद रखने हैं। यूरी का मतलब होता है ट्रू एक प्रकार से, और ट्रू मतलब वाइडर रेंज, वाइडर रेंज के लिए वर्ड आता है यूरी, और स्टीनो आता है नैरो रेंज के लिए, नैरो रेंज। और रेंज किसकी हो सकती है, वो आपकी टेम्परेचर की भी हो सकती है और साल्ट की भी हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्ड से रिलेटेड काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे इसमें टेम्परेचर की बात की है और नैरो रेंज की बात की ना, नैरो के लिए हमने वर्ड यूज किया स्टीनो और टेम्परेचर के लिए थर्मल वर्ड, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक रहेगा। एंडो और एक्टोथर्मल, ये दो वर्ड हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। एंडोथर्मल क्या होते हैं, जो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रखते हैं, एंडोथर्मस एनिमल भी बोलते हैं। इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं, वार्म बल्डिड एनिमल्स बोलते हैं। वार्म बल्डिड एनिमल, इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, जैसे हम इनमें आ जाते हैं। इसके अलावा इनको हम, इनमें जो कंडीशन होती है ना जो फिक्स करके रखती है टेम्परेचर को, उसको हेमियोस्टेसिस कंडीशन बोलते हैं। हेमियोस्टेसिस कंडीशन के द्वारा ये क्या करते हैं, अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को कांस्टेंट रखने का काम करते हैं। और सिंपली एंडोथर्मल के लिए। और एक्टोथर्मल क्या होते हैं, जो बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो इनको क्या बोल सकते हैं हम, रेगुलेटर्स बोल सकते हैं। इनका एक वर्ड होता है कन्फर्मर्स, कन्फर्मर में इनके बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। तो देखो एंडोथर्मल के लिए कितने सारे वर्ड हैं वो आ जाते हैं। कन्फर्मर भी इन्हीं का नाम है, वार्म बल्डिड भी इन्हीं को बोलते हैं, होम्योस्टेटिक एनिमल भी इन्हीं को बोला जाता है। एक्टोथर्मल के लिए हम इनको कोल्ड बल्डिड एनिमल भी बोलते हैं, कोल्ड बल्डिड एनिमल। इसके अलावा पोइकिलोथर्मस भी बोलते हैं, पोइकिलोथर्मस एनिमल। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं 11th क्लास में, वहाँ पे ये वर्ड काफ़ी बार बार आते हैं। इसके अलावा यूरीथर्मल तो क्या होते हैं, जो वाइडर रेंज में, वाइडर रेंज मीन्स जो
ज़्यादा टेम्परेचर भी चेंज होता है ना, तो उस केस में भी अपने आप को बचा के रख सकते हैं। और स्टेनो क्या होते हैं, नैरो रेंज, ये में यदि टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म 28 डिग्री सेल्सियस पे रहना पसंद करते हैं, तो टेम्परेचर रेंज इनको कितनी चाहिए होगी, 32 तक चली जाएगी मैक्सिमम, ठीक है, 30 तक चली जाएगी। इसके अलावा यदि ज़्यादा ही चेंज हो जाती है, 35 या 40 तक चली जाती है, तो ये किल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यूरीथर्मल एनिमल क्या होते हैं, जो वाइडर रेंज तक, जैसे हम जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन्स आ जाते हैं, ये काफ़ी वेरिएबल रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, जो मैमल्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये आप बोल सकते हो यूरीथर्मल एनिमल्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन नैरो से रिलेटेड था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका सैलिनिटी से रिलेटेड। तो सैलिनिटी इन सी वाटर इन पार्ट्स पर 1000, तो ये कुछ कंडीशन आती है जब हम एबायोटिक फैक्टर पढ़ते हैं। पीपीटी का मतलब होता है पार्ट पर 1000, ऐसे पीपीटी पार्ट पर ट्रिलियन भी होता है, लेकिन यहाँ पे पीपीटी इसने बोल दिया थाउजेंड्स। तो कितनी रेंज में जो सैलिनिटी है वो वाटर में पाई जाती है, सी वाटर की यदि हम बात करें, सी वाटर बहुत ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं सैलाइन या फिर खारा होता है, तो कितनी रेंज रहती है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 30 to 35% है ना, जो साल्ट कंडीशन है, जो परसेंटेज निकालते हैं ना हम कंसंट्रेशन टर्म्स के रूप में केमिस्ट्री में निकालते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन की, उस तरीके से जो साल्ट है ना वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वरना जो हमारा फ्रेश वाटर है उसके अंदर तो साल्ट है, जो आयंस है बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यदि साल्ट कंडीशन होती है तो वो बिल्कुल आपको ऐसी जगह पे मिलती है, जैसे हमारे पास कुछ जैसे ओशन या सी का कुछ पार्ट है ना वो अलग हो जाता है किसी बीच में लैंड पार्ट आने की वजह से, और वहाँ पे वाटर वेपोरेशन होती रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा क्या है सैलिनिटी बढ़ जाती है। कुछ ऐसी कंडीशंस में वहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन सी में आपकी सैलिनिटी है वो 30 to 35% तक ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। देखो अब नैरो रेंज से रिलेटेड, हालांकि हमने पहले पढ़ा था, नैरो के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, स्टेनो वर्ड यूज करते हैं, और सैलाइन के लिए हेलाइन वर्ड भी यूज किया जाता है। हेलाइन और सैलाइन है ना, दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड क्या रहेगा, स्टेनो हेलाइन इनको बोला जाता है। यूरिक इसमें आ जाता है वाइड रेंज में यदि वो रहता है। ओस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं, जिनकी ओस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है, जैसे ओस्मो आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखना। ओस्मो रेगुलेटर का काम ह्यूमंस में कौन करता है, किडनी करती है। तो ओस्मो रेगुलेशन मतलब आयनिक कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, उसी को बोलते हैं ओस्मो कन्फर्मर, जिन ऑर्गेनिज्म में ये कंसंट्रेशन मेंटेन रखती रहती है। वरना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं यदि बाहर की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो अपनी खुद की कंसंट्रेशन, बॉडी की कंसंट्रेशन को भी वो चेंज कर लेते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स बोला जाता है, रेगुलेटर्स। एक्टोहेलाइंस वही है जो एक्सटर्नल कंडीशन के बेस पे क्या करते हैं, अपनी साल्ट कंडीशन को चेंज कर लेते हैं। एक्टो और एंडो हमने वर्ड समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन। परकोलेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से मिट्टी में से पानी का रिसना, रिस को नीचे चला जाता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का है पानी को पकड़े रखना। तो जैसे जो मैन्योर हैं, हम पढ़ते थे 9th क्लास में, तो मैन्योर डालने से ये चीज़ें हैं मिट्टी में बढ़ती हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा जो परकोलेशन पावर होती है ना, पानी का रिसना, ये हमारा जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले सॉइल, उसके लिए उसमें ये बड़ी कम होती है परकोलेशन पावर, जिसकी वजह से वाटर है ना उसके ऊपर खड़ा ही रहता है। तो उसकी तो हमको परकोलेशन पावर को बढ़ाना होता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी बढ़ाते हैं हम, जो सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, उसकी बढ़ाने के लिए हम दोनों ही कंडीशन में मैन्योर यूज करते हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम 9th क्लास में हालांकि पढ़ते हैं। तो ये आपसे पूछा है कि सॉइल के इन दो फैक्टर के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं वो डिपेंड करवाते हैं, ये बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सॉइल की कंपोजिशन, सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज वगैरह कितना है, इसके अलावा ग्रेन साइज क्या है, या किस किस टाइप के पार्टिकल्स हैं। एग्रीगेशन का मतलब है मिट्टी के जो पार्टिकल कितने पास पास में, जैसे क्ले सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से स्पेस नहीं होता उनके बीच में से, वाटर रिश्ता नहीं है। इसके अलावा वाटर होल्डिंग में हमने देखा सैंडी सॉइल के पार्टिकल या ग्रेन साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से वाटर के पार्टिकल हैं वो जल्दी जल्दी नीचे चले जाते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सारे ही फैक्टर होते हैं जो इन दोनों प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट द बेंथिक ऑर्गेनिज्म।
तो जब हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो ये अलग अलग हम बोल सकते हैं एक प्रकार की स्ट्रेशन बनाते हैं। स्ट्रेशन या स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, एक अलग अलग लेवल पे मिलते हैं। जैसे वाटर की सरफेस के आसपास रहते हैं, कुछ तो फ्लोट करते रहते हैं, सरफेस फीडर भी इनको बोला जाता है, भाई सरफेस पे ही रहते हैं ये, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन हम बोलते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जो वाटर की सरफेस से थोड़ा सा नीचे बोल सकते हैं हम सैलोअर रीजन में रहते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं रहते। इसके अलावा जो तलहटी में रहते हैं, बिल्कुल गहराई में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बेंथिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, जो बिल्कुल मतलब वाटर की गहराई में मिलते हैं, या फिर ज़मीन होती है जो स्तर होता है ज़मीन का वाटर के अंदर, वहाँ पे मिलते हैं। तो नियर द सी बॉटम में रहते हैं, और फाउंड इन द ओपन वाटर में तो नहीं मिलते। ऑलवेज लाई एट द डेप्थ ऑफ 500 टू, तो ज़्यादातर बॉटम से रिलेटेड बेंथिक वर्ड यूज करते हैं हम ज़्यादातर। इसके अलावा ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि 500 टू 50 टू 500 जो 100 मीटर तक ही मिलेंगे, और वाटर के बाहर तो नहीं मिलते। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए जो बॉटम पे रहते हैं ना, ज़्यादातर सतह मतलब सरफेस होती है, लेकिन बॉटम मतलब गहराई में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए हम बेंथिक ऑर्गेनिजम्स या फिर बेंथिक वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन केप्ट स्टेबल, ये आपके लिए ही होमवर्क है। हालांकि हमने काफ़ी सारे वर्ड यूज किए थे, कौन कौन से वर्ड हैं जो कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, जैसे हमारा, या फिर कंडीशंस की बात की है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस हमारे अंदर मेंटेन रहता है, तो हम कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपसे पूछा हुआ है। इसके अलावा जो ये वर्ड है इसको भी फोकस करना है। एस्लीमेटाइजेशन क्या होता है, ये कुछ टेम्परेरी अडप्टेशन होती है। अडप्टेशन, जैसे हम पहाड़ियों पे चले जाएं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कुछ टाइम के बाद। जैसे शुरुआत में जाएंगे तो प्लेन एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, यदि वो पहाड़ी रीजन पे जाते हैं, जैसे हम भी कभी घूमने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हम थोड़ा पैदल भी चलेंगे तो सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। लेकिन कुछ दिन तक हम वहाँ पे रहते हैं तो हमारे ब्लड में क्या होता है, सिंपली आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, तो कम ऑक्सीजन में भी हम सर्वाइव करना सीख लेते हैं वहाँ पे। मतलब हमारी बॉडी के अंदर है ना कुछ ऐसे आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं उनको, बिहेवियरल या फंक्शनल चेंजेस, जिसके बेस पे क्या है वो टेम्परेरी होते हैं। हालांकि यदि हम वापस प्लेन एरिया में आएंगे तो वो वापस हमारी आरबीसी का काउंट है नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल या फिर टेम्परेरी चेंज के लिए जो भी चेंजेस आते हैं ना, उसको हम एस्लीमेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे नई जगह पे हम जब जाते हैं उसके अनुसार अपने आप को कैसे अडप्ट करते हैं, तो एक प्रकार का टेम्परेरी चेंज बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे अडप्टेशन क्या है, वो आपकी दोनों हो सकती है, टेम्परेरी और परमानेंट। और परमानेंट अडप्टेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है होम्योस्टेसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोटोन, ये भी एक बिल्कुल पार्टिकुलर वर्ड है, डेफिनेशन इसकी आती है, ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। मान लो दो कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को कम्युनिटी बोलते हैं। पॉपुलेशन में तो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, एक ही स्पीसीज के, लेकिन कि स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जब किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उसको एक कम्युनिटी बोलते हैं। और जब दो कम्युनिटी इस तरीके से रहती हैं, या फिर जैसे मान लो एक गांव है, दूसरा गांव दूसरी जगह पे, और कुछ ऐसा एरिया है जो दोनों के बीच का है, तो उसको ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। तो उसी के लिए हम कम्युनिटी केस में क्या बोलते हैं, इकोटोन स्पीसीज, या फिर इकोटोन ही उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट, बायोस्फीयर, ये बिल्कुल बेसिक सा आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बायोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये क्या है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। लिथोस्फीयर में जैसे केवल लैंड आ जाती है, हाइड्रो में वाटर आ जाता है, एटमो में एयर आ जाती है, बायोस्फीयर में क्या हो जाता है, हमारे बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जितने भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, और विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, जो उनके फिजिकल एनवायरनमेंट वाटर एयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, इसके अलावा एटमॉस्फेयर है, और इनके साथ, तीनों के साथ इंटरेक्ट करता हुआ हमारा क्या आ जाता है फिर, बायोस्फीयर। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए इन सभी कंपोनेंट्स को आपस में यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट रहेगा। तो वैसे तो आप बाकी ऑप्शन पढ़ोगे तो वो थोड़े से अनलॉजिकल से हैं। उसके बाद
आपके लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। पहले तो आप मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं यहाँ पे सिंपली। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आपको थोड़ा एमसीक्यू सीरीज हम करवा रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें ही बताते हैं। यदि आपको बिल्कुल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में चीज़ें और सीक्वेंशियल वे में समझनी है तो इसके लिए आपके लिए एक और चैनल है बायोलॉजी बाय दीपक नैन, और इस पर आपको मेनली क्या है, जितना भी जो कंटेंट मिलेगा वो बड़ा ही अट्रैक्टिव और पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। और साथ में आपको 40+ प्लेलिस्ट में जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल सीक्वेंशियल वे में प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड वीडियो कंटेंट भी आपको वहाँ पे साथ में प्रोवाइड किया जाता है। फिर भी यदि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वायरी है, कोई सजेशन है, तो वो आप हमारे जो सोशल अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, या फिर आईडी बोल सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सअप पे भी आप क्या है, सिंपली कोई भी आप मैसेज वगैरह है या कोई लेक्चर वगैरह है उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल नीके क्या होता है। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हालांकि न्यू सिलेबस के साथ डिलीटेड में रखी हुई है, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये सप्लीमेंट्री सिलेबस में भी दी हुई है। इकोलॉजिकल नीके क्या है, ये क्या होता है, एक प्रकार का पोजिशनल, 3-4 चीज़ें आ जाती है इसके अंदर कि एक ऑर्गेनिज्म है ना वो अपने एनवायरनमेंट में इस पोजीशन पे लाई करता है और वहाँ पे उसका क्या रोल होता है और किस किस टाइप की चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड होता है अपनी जरूरतों के लिए। तो ये 3 चीज़ें आ जाती है। पहले वो ट्रॉपिक लेवल जैसे हम पढ़ते हैं फूड चेन और फूड वेब, वहाँ पे किस जगह पे वो लाई करता है और उसका अपने इकोलॉजिकल या अपने अपने एनवायरनमेंट क्या रोल है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ बनती हैं, पोजीशन कहाँ पे लाई करता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और तीसरा वो किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है अपनी बेसिक नीड्स के लिए। ये 3-4 चीज़ों को मिला के उसका नीक बोला जाता है, एक प्रकार का ओरा किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता है ना। या फिर जैसे ह्यूमंस का हम मानते हैं भाई, जैसे कोई हमारा क्रिकेटर रिटायर हो जाता है, बोलते हैं भाई एरा ही ख़त्म हो चुका है, उस मतलब सचिन तेंदुलकर हैं, जैसे रिटायरमेंट हुआ है तो एक सचिन तेंदुलकर का जो हम बोल सकते हैं युग ही खत्म हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो नीके है ना, एक प्रकार का ओरा बोला जाता है। तो ये क्या है, द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी के अंदर वो उसकी पोजिशन क्या है और वो क्या क्या फंक्शन करता है, वही चीज़ें आ जाती हैं। फॉर्म्ड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल लाई एट द बॉटम के लिए तो बेंथिक वर्ड हमने यूज किया था। इसके अलावा इकोलॉजिकल अडप्टेड जोन के लिए ये वर्ड यूज नहीं करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ओशन, उसके लिए भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है। तो कुछ मैंने बताया है टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में मिल सकती है। उसके बाद रूल भी है इसमें, अडप्टेशन नाम का वैसे एक टॉपिक है इस चैप्टर में, वो आपको समझना है। वहाँ पे 2-4 रूल हैं वो दिए हुए हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो एलन रूल है। एलन रूल किसके लिए है, जो कोल्डर क्लाइमेट्स पे, ठंडे एरिया में जो हमारे मैमल्स रहते हैं तो उनके अंदर कुछ पार्टिकुलर कंडीशन पाई जाती हैं। और ठंडे रीजन में क्या होता है, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है ना, वहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है ऑर्गेनिज्म का वो कम से कम रखा जाता है, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होएगा ना ऑर्गेनिज्म का, उतना ही ज़्यादा हीट लॉस होएगा। तो यदि एरिया बड़ा भी है तो हमारे जो साइज वॉल्यूम, बॉडी साइज या फिर बॉडी वॉल्यूम है ना, बॉडी वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम ही होएगा। ऐसा नहीं कि छोटा ऑर्गेनिज्म बहुत फैला हुआ है, ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े भी वहाँ पे मिलते हैं, जैसे वूली मैमूथ वगैरह है, उन स्पेस कुछ अवशेष मिलते हैं। मैमूथ मतलब हाथी ही होते हैं बहुत बड़े साइज में, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म आपको जैसे पोलर बियर हैं, साइज उनका बड़ा मिलेगा, लेकिन जो जितना बड़ा साइज मिलेगा ना उसके रिस्पेक्ट में उनका जो सरफेस एरिया है वो कम मिलेगा। और सरफेस एरिया को कम करने के लिए उनके जो ईयर्स वगैरह हैं और जो लिम्स हैं, हाथ पैर वगैरह हैं, शरीर के कंपैरिजन में वो क्या मिलते हैं, छोटे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं यदि आपसे पूछे, ताकि हीट लॉस को कम किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म को ठंडे एरिया में रहना पड़ता है ना। तो ऐसे तो यदि लगातार वो हीट लॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, मैमल्स हम पढ़ते हैं, ये हमारे कन्फर्मर्स में आते हैं। कन्फर्मर्स मीन्स इनको अपनी बॉडी कंडीशन है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है या फिर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इनको फिक्स रखना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट, तो इसलिए ये कंडीशन उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन एनुअल टेम्परेचर एंड, ये आपका ग्राफ मैंने बताया था, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है हमारी बुक के अंदर, जो कि इस टाइप से है। बुक में थोड़ा डायग्राम है वो मिलेगा आपको थोड़ा कलर्ड में, और यहाँ पे क्या है, एक साइड में टेम्परेचर की रेंज दी हुई है और एक साइड में आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में। तो ये क्वेश्चन आपसे जैसे इसमें किसका पूछा हुआ है, सिंपली
यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पूछा हुआ है। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? जहाँ पे जो सनलाइट है वो बिल्कुल सीधी गिरती है, ये बोल सकते हैं। इक्वेटर जो लाइन है ना, उसके आसपास के एरिया को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और वहाँ की कंडीशन क्या होती है? वहाँ पे टेम्परेचर तो बड़ा मिलेगा ही हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा। और हाईएस्ट टेम्परेचर देख लो यहाँ पे कितनी रेंज है। यदि इस ट्रॉपिकल रीजन की हम बात करें तो इसमें आपका टेम्परेचर रेंज कितनी है? लगभग 22 से आप मान सकते हो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक ही गया हुआ है। और यहाँ पे यदि ये भी आपको पता है सिंपली कि कितनी कंडीशन दी हुई है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर यदि आप देखो इसमें 18 से 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इस रेंज में ही फॉलो कर रहा है। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो। इसके अलावा और इसमें यदि हम रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 150 सेंटीमीटर से लेके लगभग 400 तक, 150 से 400। तो इस चार्ट में से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे कि एक पार्टिकुलर रीजन है ना जो, वो उसके लिए टेम्परेचर की कंडीशन क्या है और रेनफॉल की कंडीशन क्या है। तो टेम्परेचर की कंडीशन जैसे इसमें बताया मैंने 18 से लगभग हमारा 25 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। रियल रेंज तो जैसे ग्राफ के हिसाब से देखें 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में यदि आपसे आर्कटिक का पूछा जाए या अल्पाइन टुंड्रा का पूछा जाए तो वो क्या रहेगा? यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर रेंज कितनी है इसकी, हम देख सकते हैं यहाँ से -8 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रेंज है। और यहाँ पे यदि हम रेनफॉल की भी बात करें तो इसको बोल सकते हैं लो टेम्परेचर और लेस रेनफॉल। इस रेंज को हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक टुंड्रा। इसके अलावा बीच में काफ़ी सारी अलग अलग कम्युनिटीज है, जैसे ये हम बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है इस रीजन की, इस रीजन की रेनफॉल बहुत कम और टेम्परेचर अच्छा खासा हाई मिलता है। तो क्या है? ये सिंपली डेजर्ट है। तो कुछ पार्टिकुलर कंडीशन ही आपसे पूछी जाएगी, ऐसे इंटरमिक्स्ड कंडीशन, जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट की रेंज है वो देख सकते हो कहाँ से कहाँ है। हमारी जो रेनफॉल है वो 200 मतलब लगभग 80 से 200 सेंटीमीटर तक है और यहाँ का टेम्परेचर है वो। तो इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सिंपली इसी को समझने के लिए एक क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं 150 टू 400 सेंटीमीटर तक तो क्या है यहाँ पे रेनफॉल है, और जो टेम्परेचर है वो 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेंज है वो फॉल कर मतलब वो आती है। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का वो देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 और मोर स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया। ये अभी मैंने बताया भी था आपको, एक ही एरिया पे अलग अलग टाइप की जब पॉपुलेशन मिलती हैं, मिलके रहती हैं, जैसे हम जब भी रहते हैं तो हमारे साथ साथ बर्ड्स की स्पीसीज भी रहती हैं, पॉपुलेशंस है ना, इसके अलावा डॉग वगैरह कैट वगैरह भी रहते हैं ना। तो एक प्रकार की कम्युनिटी बनी होती है हम जहाँ रहते हैं, तो कम्युनिटी के लिए वर्ड आता है। बहुत सारी कम्युनिटी मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो बायोम्स होता है वो। इंटरेक्शन तो क्या है? एक प्रकार के इंटर डिपेंडेंस। कमेंसलिज्म तो क्या है? इंटरेक्शन में ही आता है, जिसमें क्या है एक प्रकार के पॉजिटिव और जीरो टाइप का इंटरेक्शन पाया जाता है। एक स्पीसीज का तो बेनिफिट होता है और दूसरी का ना बेनिफिट होता ना लॉस होता। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, आपको काफ़ी काम आएंगे, इनको आपने पढ़ के चलना है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग, तो लिविंग में तो क्या आते हैं? प्लांट्स और एनिमल ही आते हैं। वाटर तो नॉन लिविंग में है, प्लांट एनिमल। फिजिकल एनवायरनमेंट नॉन लिविंग में आ गया, यहाँ पे एबायोटिक में आ गया, एबायोटिक है। इसके अलावा हमारा क्या आएगा? प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है या आंसर है वो बनेगा। तो इस तरीके से आज हमने जो फर्स्ट क्लास है वो पढ़ी है, इसमें हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ऐसे ही जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड पार्ट में 16 टू 30, और उसके बाद थर्ड पार्ट में हम बचे हुए क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।